नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। मित्रों, आज हम आपको आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल के, और ये इंडियन जियोग्राफी रहेगी। इसके जो महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू है इसमें मैं करवाऊंगा। इसके जो अगले वाले पार्ट में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के 50 एमसीक्यू करवाऊंगा, और ये एमसीक्यू है पीवाईक्यू है, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा जो पूछे गए, रेलवे द्वारा पूछे गए जो पीवाईक्यू है विशेषकर भूगोल के, वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। एनटीपीसी के मैंने चैप्टर वाइज इसी तरह सब्जेक्ट वाइज पूरे पीवाईक्यू करवा दिए हैं। वो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वो वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो गया है, और पॉलिटी भी हो गई है, इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो गया है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे ख़त्म करा दिया। हिस्ट्री के सारे पार्ट मैंने वहाँ पर ख़त्म करा दिए। लगभग 22-23 वीडियो हिस्ट्री के मैंने अपलोड कर दिए हैं, और सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। आप अगर एनटीपीसी पढ़ना चाहें तो आप देख लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर द्वारा प्रारंभिक वर्षा होती है। तो मानसून की अरब सागर द्वारा प्रारंभिक वर्षा ये कहाँ से, ये केरल से होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अरब सागर क्या है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्या इंडिया का मैप है, ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत का मैप है। देखिए जो इस साइड हमारा जो समुद्र है इसे कहा जाता है अरब सागर, इधर जो है इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इधर वाले को अरब सागर, इधर वाले को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इसी के साथ जो नीचे है, नीचे इधर, इधर नीचे, इसे कहा जाता है हिंद महासागर। तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो जो हमारा इतना भारत है, इतना, इसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है वह स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। हमारा भारत इधर 1 2 3, ये तीनों तरफ से जल से घिरे, इसलिए इतने को जो है प्रदीप भारत कहा जाता है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको हो सकता है इसका मतलब नहीं पता रहता, तो उनके लिए मैं बेस से शुरुआत कर रहा हूँ, तो उनका बेस भी थोड़ा बहुत मजबूत हो जाए। अगर वो कहीं सुनने में आए उनका कि प्रायद्वीप भारत, तो उनको एकदम दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा प्रायद्वीप भारत मतलब इतने के नीचे की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो इधर अरब सागर है, तो आपसे प्रश्न में यही है पूछ रहा है कि अरब सागर से, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि अरब सागर किधर है, तो यहाँ से, तो अरब सागर से कहाँ, केरल। तो आपको पता है केरल कहाँ पर पड़ता है, तो केरल इस वाली जगह पे केरल पड़ता है। तो अरब सागर से केरल में पहले सर्वाधिक सबसे पहले वर्षा होती है। इस प्रकार कुछ इस प्रकार मानसून जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो घटना है भारत में मानसून से संबंधित नहीं, याद रखिएगा। अगला है, भारत में मानसून की वर्षा सबसे पहले किस राज्य में होती है। तो मैंने बताया भारत की सबसे पहले जो मानसून वर्षा ये केरल में होती है, और केरल कहाँ, अरब सागर में है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला है, भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। लू हवाएं, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान यानी उत्तर भारत के आप होंगे तो लू हवाओं के बारे में जरूर जानते होंगे, ठीक है। अगर उत्तर पश्चिम पूर्व से होंगे तो आप लू हवाओं के बारे में जानते हैं। लू हवाओं के बारे में करें कौन सा कथन सही है। देखिए वो सर्दियों बरसात में चलती है, ये तो नहीं चलता, ठीक है। अगला है, वो गर्मियों के मौसम में चलती है। बिल्कुल कथन दो हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ओरोग्राफिक वर्षा तब होती है जब, यानी कि ओरोग्राफिक वर्षा कब होती है। ऑप्शन नंबर चौथा, जब संतृप्त वायु द्रव्यमान पहाड़ के पार आता है। अगला है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से स्थानों के समूहों में से किसमें दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तो किनमें जो दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। तो 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, कोपेनहेगन के जलवायु वर्ग की परियोजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु समूह ई से जुड़ी है। तो कौन सी जलवायु जो है समूह ई से जुड़ी है, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कथन जलवायु के बारे में गलत है। तो 4 कथन दिए गए हैं, कह रहा कौन सा कथन है जो जलवायु के बारे में गलत है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ठंडे सर्दी का अनुभव होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। तो कौन सा कारक है जो किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। देखिए अक्षांश देशांत आपको पता होगा कि जलवायु के लिए जो अक्षांश देशांत होते हैं कितने महत्वपूर्ण है, तो ये तो मैटर करता है, ठीक है। दो शहरों की दूरी कोई मैटर नहीं करती, सागर की लहरें और ये सब। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा
एकदम से उत्तर होगा। अगला है, गर्म मौसम के स्थानीय तूफानों के संदर्भ में काल वैशाखी नार्वेस्टर है। तो काल वैशाखी यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, बंगाल और असम के भयानक शाम के तूफान कहलाते हैं। अगला है, अब देखिए इनमें से क्या आपको मिलान करना है, तो इनको मिलान करना है। अगर आपको इसमें से एक पता होगा तो आप सारे प्रश्न कर लेंगे। जैसे आपको पता हीराकुंड बांध कहाँ पाया जाता है? जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? तो हीरा कहाँ? महानदी में ही। हीरा कहाँ पाया जाएगा? तो हीरा कोई साधारण नदी में तो नहीं होगा, ठीक है। तो हीरा कहाँ पाया जाएगा हमेशा? तो हीरा जो है हमेशा कहाँ पाया जाता है? हीरा हमेशा महानदी में पाया जाता था, हीराकुंड बांध महानदी पे। तो आपको एक यहाँ से पहले का, एक यहाँ से चौथा होगा, तो ये दोनों क्या गलत हो जाएंगे। अब बचा हमारे पास दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं, ठीक है। अब होगा इतना। इसके बाद देखिए नागार्जुन बांध कहाँ है? मान लीजिए आपको नागार्जुन बांध नहीं पता, तो आपको सरदार सरोवर बांध जरूर पता होगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। तो सी का दूसरा होगा। अब सी का दूसरा इधर भी है, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ है? आपको खूब पता होगा, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तो सी का पांचवा होगा। और यहाँ पे क्या होगा? डी। डी का क्या होगा? पांचवा। यहाँ से दो हमारा सही उत्तर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पहचाने। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा गोबर हो जाएगा। पहला यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला होगा गोबर, याद रखिएगा। अगला है, मुद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कच्छ में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, देखिए ये है मुंद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क कौन सा है? जो भारत के किसी एक राज्य में स्थित है। तो भारत के किसी एक राज्य में स्थित है, जो भारत का जो सबसे, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पीवी सोलर है। यानी कि इतने बड़े पार्ट में क्या है? सोलर लगी है, केवल एक सोलर, दो सोलर, ऐसे क्या सोलर लाइनें लगी हैं। भैया आपको चित्र में दिखाऊंगा, ऐसे सोलर लाइनें लगी हैं, एक पूरा बहुत बड़े विशाल जगह पे लगा है, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये तो भड़ला सोलर पार्क है। कहाँ? दूसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। अब ये है कहाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए इस चित्र को, आप गौर से देखिए, ये जो पूरा चित्र है इसमें सोलर, आपको जहाँ तक आपकी आंखें दिख रही होंगी, यहाँ भी आपको, यहाँ भी क्या नीला नीला ऐसा दिखा, ये पूरा सोलर लगा, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़ा फोटो वोल्टिक पीवी सोलर पार्क भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के भड़ला गांव में स्थित है। इसे भड़ला सोलर पार्क कहते हैं। ये थार रेगिस्तान में फैला हुआ, इतने विशाल जगह में फैला है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की विधि नहीं मानी जाती? तो कौन सी नहीं मानी जाती? तो ऑप्शन नंबर पहला, निष्कर्षण नहीं माना जाता, याद रखिएगा। अगला है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तमिलनाडु में स्थापित है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कुछ खास बातें। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये तमिलनाडु में है, ये मैंने बता दिया। लेकिन 2 से 3 चीज़ें इस स्लाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि शायद ही आपको पता होंगी। देखिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है, ये तो आपको पता है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम, याद रखिए कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इसका निर्माण सन 2002 में हुआ था। यह संयंत्र रूस की सहायता से बना था। इस पॉइंट का आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है, किस देश की सहायता से बना था? और 4 देश आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो आपको रूस यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL द्वारा करता है। अगला है, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2022 तक भारत में कुल कितनी तेल रिफाइनरियां हैं? 2022 पूछे, 2024, ये सेम ही आंकड़ा है, भी बढ़ी नहीं है, याद रखिएगा। 25 में भी बड़ी नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा 23 आपका सही उत्तर होगा। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है? तो कौन सा क्षेत्र का उद्योग है? ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या? ऑयल इंडिया लिमिटेड, तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंधित नहीं है?
तो कौन सा 1956 संबंध का, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। तो तीसरा हमारा जो है यहाँ सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला है, भारत सरकार के कृषि सांख्यिकी एवं दृष्टि 2022 के अनुसार किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया है। तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यूपी में कितने? 75 जिले हैं, वर्तमान में 76 जिले हैं। 4 महीनों के लिए अस्थायी जिला महाकुंभ नाम का अस्थायी जिला बनाया गया, जिसमें 4 तहसीलों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, मानसून के अंत के बाद कौन से प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो मानसून के अंत के बाद देखिए, मानसून अपने यहाँ आता है, मान लीजिए जून जुलाई में आता है, तो फिर कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो फिर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। कौन सी? खरीफ की फसलें। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, माफ कीजिए, मानसून के बाद, ठीक है। तो रबी की फसलें बोई जाती हैं। देखिए, मानसून आता है हमारा जून से शुरू हो जाता है, ठीक है, जुलाई अगस्त से लगभग सितंबर तक रहता है, अगस्त तक रहता है, ठीक है। जैसे मानसून खत्म हो जाता है उसके बाद रबी फसलें, रबी वो फसलें होती हैं जो ठंडियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, ये सब क्या है? ये रबी की फसलें। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चाय और कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा पर्वत प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी है। कौन सा? नीलगिरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, उच्च उपज वाली किस्में HYV के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो कह रहा कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारे से उत्तर ऑप्शन नंबर HYV फसल की तीव्रता में कमी लाई, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है, खेती की दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक खेती की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर चौथा, लंबे टुकड़े को काट कर जलाना, ये कोई विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। तो किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में, जब मौसम आता है यानी कि जून जुलाई में, तो कौन सी फसलें? तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें जैसे देखिए, दाल हो गया और मूंगफली हो गई, ठीक है, ये सब क्या है? ये खरीफ की फसलें हैं, याद रखिएगा। अगला है, बेवार नामक खेती का एक आदिम रूप राज्य में प्रचलित है, तो मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ये भी आपको याद रखना, कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगला है, पंजाब में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से होने वाली वर्षा में कौन सी फसलें लाभान्वित होती हैं, यानी कि किन फसलों को लाभ होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा, रबी की फसलें क्या है? इसमें से लाभदायक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो कौन सी जो है रबी फसल नहीं है? तो खीरा। क्या खीरा जो है एक रबी फसल नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए, सरसों ठंडी में होता है, गेहूँ ठंडियों में होता है और जौ भी ठंडियों में होता है, लेकिन खीरा क्या आपको गर्मियों में देखने को मिलती है, खरीफ की फसल। अगला, भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया। तो सोमशिला बांध जो भारत में किस नदी पर बनाया गया है? ये पेन्नार नदी पर बनाया गया है। 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बांध जो है बहुत कम सुनने को मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। अगला है, बैरा सुथुल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जो बैरा सुयूल बांध है किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा जिले में स्थित है। 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प है सही ढंग से सुमेलित नहीं? सरदार सरोवर झील है और ये कर्नाटक में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी देखिए, चिल्का झील उड़ीसा में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर और वेमनाड झील भी केरल में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में सिंघवी खबन की कहलाती है। तो जो तिब्बत में इसे सिंघी खबन के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब मैं सिंधु नदी का आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताना चाहूँगा, सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे क्या है, भारत का मैप देख रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारा क्या है, ये इतना क्या है, भारत का मैप है, ठीक है, इतना, ठीक है। यहाँ पे नेपाल होगा, ठीक है, और यहीं पे तिब्बत है। तिब्बत में एक जगह है जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है। ये मान लीजिए, ये क्या है, ये हमारी है मानसरोवर झील। आप कुछ इस प्रकार से इसको मान लीजिए, क्या आप इस प्रकार से इसको मान लीजिए, ये क्या है, ये मानसरोवर झील है, ठीक है, ये मानसरोवर झील है, ठीक है। यहीं से मानसरोवर झील से आप इस प्रकार मान के चलिए, एक नदी ऐसे निकलती है, ठीक है, एक नदी ऐसे निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है इस प्रकार, इसे कहा जाता है सिंधु नदी, ठीक है।
और एक नदी कुछ इस प्रकार निकलती है यहाँ से, और इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो यहीं से मान सकते दो जगह हैं, ठीक है, तिब्बत में ही, तो एक सिंधु नदी निकलती है और एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, बाद में यहाँ क्या है, ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है, और जो सिंधु नदी है लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है भारत में, और यहीं से पाकिस्तान के अरब सागर में जाके यहाँ क्या है, मिल जाती है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको इनको जरूर पता होना चाहिए। पहली बात क्या है, यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह नदी भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है। ठीक है, यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी, सिंधु नदी है, याद रखिएगा। इस नदियों की जो 5 उपनदियां हैं, जैसे विस्तृता, चंद्रभांगा, इरावती, बिपाशा और शतुद्री। शतुद्री सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विष्णु दोआब नहर प्रणाली और माखू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो माखू नहर प्रणाली और विष्णु दोआब नहर प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा, क्या, पंजाब। ठीक है, 1 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी से दक्षिण की ओर मिलती है? तो चंबल नदी से दक्षिण की ओर कौन सी नदी मिलती है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यमुना नदी, क्या, तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, कौन सी नदी उत्तर में बूलर झील में बहती है और फिर बारामूला में बहती है? तो कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 झेलम, क्या, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा झेलम। अगला, प्रायद्वीप नदियों के बारे में सही कथन चुनिए। मैंने आपको प्रायद्वीप भारत का मतलब समझाया था ना, ठीक है, तो उसी नदियों के बारे में कह रहा है, सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी और सी, बी और सी एंड डी। तो यानी से बी सी डी ये क्या है, तीनों सही हैं। अगला है, भूटान में कौन सा ट्रैक भूटानी ट्रैकिंग का मुकुट रत्न माना जाता है? तो ये स्नोमैन माना जाता है, तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? अब देखिए, खारे पानी की झीलें वही झीलें होंगी जिन झीलों का मुख्य स्रोत समुद्र होगा, या अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी, यानी कि जिन झीलों का मुख्य स्रोत, जहाँ का जिन झीलों का पानी जो है किनसे आता जाता होगा, महासागर से, समुद्र से, तो वो झीलें क्या होंगी, खारी पानी झीलें होंगी। और मीठे पानी की झील वो होंगी जिनका स्रोत बर्फ होगा, हिमनद होगा, तो वो क्या है, वो मीठे पानी की झील होती हैं। तो आपको पता है राजस्थान समुद्र, तो एक सामर झील क्या है, खारे पानी की झील। डल झील आपको पता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, वहाँ कोई समुद्र नहीं है, तो ये मीठे पानी, ये खारे पानी की झील नहीं है। वूलर भी खारे पानी की झील नहीं है, लेकिन चिल्का क्या, उड़ीसा, वहाँ क्या, बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा है। ठीक है, तो यहाँ से अपना सी, ए और डी क्या हो जाएगा, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भारत का कौन सा त्रिकोणीय क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका दक्कन का पठार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हिमालय का कौन सा उप विभाग करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर हिमालय। अब देखिए, ये कश्मीर हिमालय, अरुणाचल, सिक्किम हिमालय, ये क्या है, प्लेलिस्ट पड़ी है मेरे चैनल पे, जिसकी जियोग्राफी की मैंने उसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं करवाई हैं, लेकिन काफ़ी क्लासेस करवा दी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे विस्तार से पढ़ने को मिल जाएंगी। अगला है, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो भारत का पूर्वी घाट है उसकी औसत ऊंचाई ये 600 है, ठीक, 600 मीटर। अभी आपको बताऊंगा पूर्वी घाट क्या है, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होना। देखिए, ये क्या है हमारा, ये भारत का मैप, ठीक है। अब हमारा भारत का मैप है, तो भारत का मैप इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार, तो ये उत्तर है, ठीक है, इसको दक्षिण दिशा कहेंगे, इसको पूर्व दिशा कहेंगे, और इधर की दिशा को क्या कहेंगे, पश्चिम दिशा कहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा रहा है पूरब की, ये तो ये पूरब, इसका ही 600 मीटर का है चौड़ाई, ये कुल मिला के इस प्रकार होगा। इसलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है ये, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इसलिए यहाँ के जो राज्य होते हैं इनको दक्षिण भारत कहा जाता है। अगला है, भारत के निम्नलिखित भौगोलिक विभाजनों में से किस में विस्तृत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? किस में विस्तृत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा हमारा, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर भारतीय मैदान। ठीक है, अगला है,
सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से कौन सा जल निकाय अलग है? तो कौन सा जल निकाय अलग करता है अंडमान और निकोबार को? मान लीजिए ये अंडमान है और ये निकोबार है, ठीक है। तो कौन सा जल निकाय इन दोनों को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर 10 डिग्री जल निकाय। क्या 10 डिग्री जल निकाय? तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, पटकई बूम पहाड़ियाँ। क्या? पटकई बूम पहाड़ियाँ। अगला है, पश्चिमी घाट के बारे में सही कथनों का विचार, सही जो हो कथनों पर चयन कीजिए। जो पश्चिमी घाट है, सही कथनों का विचार करना है। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ए और सी। तो ए और सी क्या है? यहाँ से सही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पश्चिमी घाट, अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तट पर ग्रेट भारतीय रेगिस्तान स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तट पर है? तो यहाँ से आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है? रेगिस्तान स्थित है। ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है? ये मान लीजिए अरावली है। ये क्या है? अरावली है, ठीक है। अब ये अगर अरावली है तो इसका पश्चिम किस तरफ होगा? ये इसका पश्चिम इधर होगा। तो अरावली कुछ इस प्रकार, ये गुजरात से यहाँ तक दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे जो रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली में अरावली का ही विस्तार है, ठीक है। और जो इसके पश्चिम में क्या है? गुजरात के इधर क्या है? ये राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में क्या है? क्या है? रेगिस्तान है। अगला है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। यानी कि पूर्वी घाट मैंने अभी आपको बताया था, पूर्वी घाट ये पूरब है, ठीक है। तो इसी पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। अब घाट किसे कहा जाता है? जब कोई सीमा जो है समुद्र से पानी से लगती है उसे घाट कहा। जैसे बनारस के 80 घाट, क्यों 80 घाट कहा जाता है? क्योंकि वो नदी से है, गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ये है महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। अब आपके लिए प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न ये है कि बिष्ट दोआब नहर प्रणाली माखू नहर और किस भारत के किस राज्य में है? तो बिष्ट नहर प्रणाली और माखू ये भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ये उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए, भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है? ये तो दोनों प्रश्न बहुत सरल है, मैं दोनों को आपको बहुत विस्तार से समझाया है, ठीक है। और इसी के साथ अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे भारत।